हेलो दोस्तों, तेजल ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर के आया हूँ आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है, इसको हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो देखिए, आर्मेचर रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है। आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर द्वारा पैदा की गई प्रतिक्रिया। आर्मेचर रिएक्शन क्या है? आर्मेचर द्वारा पैदा की गई प्रतिक्रिया। तो हम इसको लिख देते हैं मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर आर्मेचर चालकों द्वारा की गई प्रतिक्रिया ही आर्मेचर रिएक्शन कहलाती है। आर्मेचर रिएक्शन कहलाती है। अब आर्मेचर रिएक्शन में आपने एक प्रभाव पहले देख लिया, विचुंबकीय प्रभाव। अब आज बात करेंगे आर्मेचर रिएक्शन का दूसरा प्रभाव है अपना प्रतिचुंबकीय प्रभाव। कौन सा? प्रतिचुंबकीय प्रभाव। तो दूसरा प्रभाव अपना हो गया प्रतिचुंबकीय प्रभाव। प्रतिचुंबकीय प्रभाव क्या होता है कि मुख्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत प्रभाव N और S। अगर यदि इसके बीच में कोई अपना आर्मेचर रखा हुआ है, दो जनरेटर के मुख्य पोल हो गए N और S, इनके बीच में हमने क्या रख दिया? आर्मेचर रख दिया। अब ये देखो, हमारी N से S तक चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से विस्थापित हो रही हैं। तो बीच में जब आर्मेचर है, तो आर्मेचर में जब प्रेरित विद्युत धारा के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, और ये चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण? प्रेरित विद्युत धारा के कारण। तो वो चुंबकीय क्षेत्र अपना क्या कहलाएगा? प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ हमारे पास दो चुंबकीय क्षेत्र हो गए, एक तो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र और एक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। इसको मैं नाम दे देता हूँ मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरा पैदा कौन सा होगा? प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये मुख्य चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है। तो देखो, जनरेटर में हमारे सामने आपने पीछे के वीडियो में देखा है कि एक GNA होती है और एक MNA होती है। GNA मतलब ज्यामितीय उदासीन अक्ष, ज्यामितीय उदासीन अक्ष। MNA मतलब चुंबकीय उदासीन अक्ष। तो जब जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन पैदा नहीं होती है, तब एक्चुअली क्या होता है कि GNA और MNA दोनों एक ही अवस्था में स्थित रहती हैं। तो ये हमारी GNA हो गई, और इसी के साथ में ही हमारी कौन हो गई? MNA। ये तो हो गई अपनी GNA, और इसके साथ में ही कौन हो गई? MNA। अब जब प्रेरित विद्युत धारा के कारण अगर यदि विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है, और वह विद्युत वाहक बल क्या कर रहा है? अपना खुद का एक स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रहा है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या हो गए? दो प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र आ गए अपने पास। कितने प्रकार के? दो प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र आ गए। तो जो आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र है, वो क्या करेगा? मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेगा। तो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करेगा तो किस प्रकार से हो जाएगा? ये N और ये अपना S ध्रुव है, और बीच में क्या है? अपना आर्मेचर। बीच में कौन? अपना आर्मेचर रखा हुआ है दोनों पोलों के बीच में। तो प्रतिकर्षित के कारण क्या हो जाएगा? मुख्य चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा विचलित होने लग जाएगा, अपने मूल अक्ष से विचलित हो जाएगा। अब जो ही विचलन हो रहा है, तो देखो, GNA तो अपनी मूल अक्ष के ऊपर रह गई, GNA अपनी मूल अक्ष पर रह गई, GNA में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बट MNA जो पहले मूल अक्ष से गुजर रही थी, वो MNA क्या हो जाएगी? धीरे धीरे थोड़ी सी विक्षेपित हो जाएगी। MNA धीरे धीरे क्या हो जाएगी? विक्षेपित हो जाएगी। अब वो कितने डिग्री से विक्षेपित होगी? तो मान लीजिए वो हो गई अपनी थीटा डिग्री से विक्षेपित। कितने डिग्री से विक्षेपित हो गई? तो इसके लिए देखो, जनरेटर जब घूर्णन गति कर रहा है, तो हमारे पास MNA विक्षेपित हुई है। अब MNA किस ओर विक्षेपित हुई है, ये हमें देखना है। तो MNA अगर यदि विक्षेपित हो रही है, तो MNA हमेशा घूर्णन के विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है।
तो घूर्णन के विपरीत दिशा में या पीछे होने के कारण विक्षेपित होती है। तो दो पोल बना दिए हैं, एक पोल हो गया LPT और एक TPT। एक पोल होता है अपना LPT और एक होता है TPT। अगर यदि मैं इसके घुमाव की दिशा क्लॉकवाइज मान लूँ, कौन सी? क्लॉकवाइज, घड़ी के घुमाव की दिशा में मैं इसको मान लिया जाए कि ये घड़ी के घुमाव की दिशा में घूम रहा है। सपोज कर लीजिए कि इसकी घूर्णन दिशा ये है घड़ी के घुमाव की। तो देखो LPT लीडिंग पोल टर्मिनल, LPT का मतलब हो गया लीडिंग पोल टर्मिनल, और TPT ट्रेलिंग पोल टर्मिनल, पोल टर्मिनल। अब लीडिंग पोल टर्मिनल है तो लीडिंग पोल टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं? अग्र पोल। क्या? आगे आने वाला पोल। घुमाव की दिशा में जो पोल आगे आएगा वो LPT कहलाएगा और जो पीछे रहेगा वो TPT कहलाएगा। तो अग्र पोल। और जो ये LPT पोल होता है तो LPT पोल के ऊपर फ्लक्स घुमाव की दिशा में क्या महसूस होता है? अधिक महसूस होता है, और TPT पर फ्लक्स कम महसूस होता है। तो जो ही हमारी चुंबकीय बल रेखा विक्षेपित हुई है थीटा डिग्री से, तो ये क्या कर देंगे कि आगे आने वाले पोल पर अधिक मात्रा में एक साथ पहुंचेंगे। अब इधर से अगर यदि मैं बात करूं तो घूर्णन ये भी हो रहा है, तो ये सिरा क्या हो जाएगा? जब देखो ये घूर्णन करता हुआ इधर से आया तो ये सिरा क्या हो जाएगा? LPT बन जाएगा और इधर TPT बन जाएगा। तो ये सिरे ध्रुव आपस में कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं निरंतर रूप से। घूर्णन के साथ साथ में LPT TPT में बदलता रहता है और TPT LPT में बदलता रहता है 180 डिग्री के अंतराल पर या अर्ध घूर्णन के बाद। तो अब इस प्रभाव में हम क्या नाम दे देते हैं? प्रतिचुंबकीय, क्योंकि मुख्य आर्मेचर के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध किया गया है। तो ये क्या हो गया? एंटी मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, प्रतिचुंबकीय प्रभाव। और ये किसका रूप है? आर्मेचर रिएक्शन का। अब इसके निराकरण के लिए हम क्या करेंगे? निराकरण के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। एक विधि तो पीछे आपको बताई थी। इसका प्रभाव कैसे देखेंगे? इसका सबसे पहले प्रभाव तो हो गया, बट इससे क्या नुकसान होता है? इसकी हानियाँ क्या है? तो इसकी हानियाँ क्या है? नंबर एक, क्या हानि होगी? भाई आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है तो कुछ मैग्नेट अंदर ही नष्ट हो रहा है। अंदर नष्ट होने के कारण क्या हो जाएगा? सप्लाई का विद्युत वाहक बल या आउटपुट वोल्टेज में कमी आ जाएगी। आउटपुट विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या घट जाएगा। अगर यदि विद्युत वाहक बल घट रहा है तो क्या हो जाएगी? हानियाँ अधिक हो गई, हानियाँ अधिक हो गई, हानियाँ अधिक हो जाती हैं। अब बात आती है कि हानियाँ अधिक हो रही हैं, तो हानियों की बात आ रही है, तो हानियाँ कौन से रूप में हो रही हैं? हानियाँ कौन से रूप में हो रही हैं? देखो, फ्लक्स की हानि हो रही है, और फ्लक्स की हानि को हम किस में शामिल करते हैं? लोह हानि में या ताम्र हानि में। देखो अपने पास अलग अलग हानियाँ होती हैं, एक होती है लोह हानि, एक होती है ताम्र हानि। तो कौन सी हानि ज़्यादा हो रही है? लोह हानि बढ़ रही है या ताम्र हानि बढ़ रही है? ये चीज़ आप मुझे बताओगे कि प्रतिचुंबकीय प्रभाव के कारण कौन सी हानियाँ ज़्यादा होती हैं, लोह हानि या चुंबकीय हानि। कमेंट में आपको बताना है कि कौन सी हानि अधिक होगी। अब प्रतिचुंबकीय प्रभाव का निराकरण, तो इसका निराकरण क्या है? नंबर एक, रोकर प्लेट को घूर्णन की दिशा में घुमाएंगे। तो रोकर प्लेट को घूर्णन की दिशा में घुमाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा? MNA के ऊपर GNA है वो सेट हो जाएगी। रोकर प्लेट को घूर्णन दिशा में घुमाकर MNA व GNA को एक ही अक्ष रेखा पर स्थापित
करना। अगर यदि MNA को क्या करेंगे, GNA के साथ एक ही अक्ष रेखा पर स्थापित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव है वो अपना दूर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। बने रहिए हमारे तेजल ऑनलाइन क्लासेज पर।